वासेपुर गांव में बबली रहती थी। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। उसकी बेटी पीलू शहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए पढ़ाई करके तैयारी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को शहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए लेटर आता है। बबली और पीलू बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी शाम बबली के एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे, भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, पहले उसे चुकाओ और उसके बाद जहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही पढ़ाई के लिए जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में काम की तलाश में जा रही थी। उसे सुंदरी कव्वी रास्ते के किनारे मटका खिचड़ी बिरयानी बेचते हुए मिली। सुंदरी काकी, मैं पहली बार मटका खिचड़ी बिरयानी के बारे में सुन रही हूँ। बहुत भूख लगी है। इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरी पूरी गांव में मटका खिचड़ी बिरयानी की एक लौती दुकान है। सुंदरी पीलू को उसकी खास डिश मटका खिचड़ी बिरयानी देती है। वाह सुंदरी काकी, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचती हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। काकी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या तुम मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? मैं इसे गांव के दूसरी तरफ बेचूंगी। जो मुनाफा होगा उसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगी। इसके बाद पीलू एक हफ्ते तक सुंदरी से उसके साथ मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सीखती है। पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को अपने हाथ का बना हुआ मटका खिचड़ी बिरयानी खिलाती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका खिचड़ी बिरयानी बनाई हो। मैं तो अब से अपने परिवार को यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। इसके बाद पीलू कड़क सेठ का पूरा कर्जा चुका देती है। माँ, अब मैं शहर जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यहीं रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा तुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका खिचड़ी बिरयानी बेचा करती थी और ईमानदारी से सुंदरी को एक हिस्सा दे देती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। टूनी की अभी अभी शादी हुई है। टूनी देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक राज है। वो है सुपारी खाने का राज। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो सुपारी खाने की आदी है। ऐसे ही एक दिन पास की एक पड़ोसन उसकी सास मैना के पास आती है और कहती है, अरे मैना बहन, अपनी बहू की मुँह दिखाई तो करवा दे। हमने सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाई है तू। अरे हाँ चंपा, बहू तो मेरी लाखों में एक है। आजा बैठ, मैं उसे बुलाती हूँ। मैना अपनी बहू टूनी को बाहर बुलाती है और टूनी अपने सर पर एक लंबा सा घूंघट डालकर बाहर आती है। जैसे ही चंपा उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही टूनी खुद अपना घूंघट उठा देती है और अपने मुंह से सुपारी थूकते हुए कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, वो मुंह में सुपारी थी ना, इसलिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, अब मिल गई तो थूक दिया। ये देख चंपा मैना से कहती है, हाय राम, मैना तेरी बहू तो गुटखा खाती है। नहीं आंटी जी, मैं गुटखा नहीं खाती, ये तो सुपारी है और सुपारी खाना कोई गुनाह थोड़ी है। हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई है मैना तेरे तो अब बारे न्यारे होने वाले हैं। अब इस कांड के बाद सभी मैना को सुपारी खाने वाली बहू की सास के नाम से पुकारने लगते हैं। मैना ने अपनी बहू को बहुत मना किया कि वो सुपारी खाना छोड़ दे, लेकिन टूनी भला किसकी सुनने वाली थी। वो तो बदस्तूर गुटखा खाती रही और घर के कोने कोने में थूकती फिरती। उसका पति सोनू भी उसकी इस आदत से परेशान रहता था। टूनी, तुम अपनी आदत छोड़ दो, इसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
नहीं जी, ये तो मुश्किल है, सुपारी तो मेरी जान है। सब टूनी को समझाकर थक गए, लेकिन उसके सर पर जू नहीं रहेंगी। फिर कुछ दिनों बाद टूनी की ननद की शादी तय हो गई और बारात भी घर आ गई। टूनी तो अपनी सुपारी खाने में मस्त थी। उसे ये भी नहीं पता था कि सामने से दूल्हे के जीजा आ रहे हैं और उसने दूल्हे के जीजा जी पर ही थूक दिया। बस फिर क्या था, दूल्हे के जीजा जी आग बबूला हो गए और बोलने लगे, मेरे ऊपर थुक्का, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दूल्हे के जीजा के ऊपर थुक्का। ये शादी अब नहीं हो सकती, ये शादी कैंसिल, चलो सब यहाँ से। टूनी सबसे प्रार्थना करती है कि वो ऐसा ना करे और माफी भी मांगती है, लेकिन दूल्हे के जीजा जी कुछ नहीं सुनते और वो शादी तोड़कर बारात वापस ले जाते हैं। और फिर तो बस मैं ना उसे नहीं छोड़ती। तेरी सुपारी खाने की आदत की वजह से मेरी बेटी का आज रिश्ता टूट गया। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं भला कहाँ जाऊँगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका तो दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया था माँ जी। आखिरी बार माफ कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद अगर मैंने तुझे कभी भी सुपारी को खाते हुए देख लिया ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। और तू कितना गिड़गिड़ा लेना, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली और ना किसी की सुनूंगी। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, आज के बाद आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस वो दिन था और आज का दिन है। टूनी ने फिर कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाया। टूनी नोरा फतेही की बहुत बड़ी फैन थी और वो नोरा फतेही के जैसे डांस मूव भी किया करती थी। वो जिस किसी की भी शादी में जाया करती, बिना कहे ही डांस करने लगती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ किसी की शादी में जाती है और अपनी माँ को खाना खाते हुए छोड़कर वो डीजे पर जाकर नाचने लगती है, वो भी गर्मी गर्मी गाने पर। और सभी लड़के उसे देखकर उसके साथ नाचने लगते हैं। जब ये टूनी की माँ चंपा देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे खींचकर घर ले आती है और कहती है, टूनी तू डीजे पर ऐसे क्यों नाच रही थी? देख रही थी कितने गंदे गंदे लड़के तेरे साथ नाच रहे थे, और गाना कैसा था वो? छी, अरे कल को तेरी शादी होनी है, अगर तू ऐसे ही कमर हिला के नाचती रहेगी तो तेरी सास क्या कहेगी? और वो हमें ही गाली देगी कि कैसी परवरिश की है लड़की की। अरे बेटी, अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो थोड़ा ख्याल कर ले। अब डांस करना भी गुनाह है क्या माँ? मतलब हद है ना। मैं तो डांस करना नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप मेरी सास की चिंता मत करो, वो तो बहुत खुश होंगी कि उन्हें नोरा फतेही जैसी डांस करने वाली बहू मिली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टूनी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है और लड़का अच्छे परिवार का था, इसलिए टूनी के मम्मी पापा उसकी सोनू से शादी करवा देते हैं और टूनी अपने ससुराल में पहुंच जाती है। शादी कुछ जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए शादी के अगले दिन सोनू के परिवार वाले एक रिसेप्शन रखते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं। और डीजे पर गाना बजते ही टूनी के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ही नोरा फतेही का गाना शुरू होता है, नाच मेरी रानी, गाना चल ही रहा होता है, फिर क्या था, टूनी कहाँ रुकने वाली थी। वो तो सब कुछ भूलकर डीजे पर जाकर नाचने लगी और सभी मेहमान उसको ही घूरते रहे। और जब उसकी सास की नजर उस पर पड़ी तो वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई, ये तो पूरी नोरा फतेही है, उसकी ही तरह कमर लचका लचका कर नाच रही है। हे भगवान, ये मेहमान क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, अभी बात करती हूँ। लूसी सोनू के पास जाती है और उससे कहती है, बेटे बहू को हटा ले डीजे से, वहाँ देख कैसे लोग उसको देखकर मजाक बना रहे हैं उसका और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। नई नवेली बहू को सबके सामने ऐसे कमर लचका लचका कर नाचना अच्छा नहीं लगता, तो पूरी नोरा फतेही बनी जा रही है, हटाओ उसे वहाँ से। इस पर सोनू कहता है, माँ तुम भी किस जमाने में रहती हो? टूनी आजकल की मॉडर्न लड़की है और वो डांस ही तो कर रही है, उसमें क्या गलत है? और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इन्हें तो बस बोलना ही आता है। टूनी के जैसा डांस करने को ये कह दिया जाए ना इनसे, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। हाँ सोनू, तू कह तो सही रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे नोरा फतेही जैसी डांस करने वाली बहू मिली है। हाँ माँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम इन सब लोगों की बातों को छोड़ो और तुम खुश रहो कि तुम्हें नोरा फतेही जैसी बहू मिली है।
रामपुर नाम के गांव में एक टूनी रहती थी अपने सास ससुर और पति के साथ। टूनी को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी चटपटा खाने की आदत। टूनी को चटपटे पकवान जहाँ भी दिखते वो उन पर टूट पड़ती। उसकी सास उसे इतना चटपटा खाना खाने से मना करती थी, इसलिए टूनी अपनी सास के बाहर जाने का इंतजार करती और जैसे ही उसकी सास किसी काम से बाहर जाती, टूनी घर से बाहर निकलती और चटपटे गोलगप्पे, समोसे, कचौड़ी, तरह तरह के पकवान खाती। ऐसे ही एक दिन टूनी की सास चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, मैं घर के लिए राशन का सामान लेने जा रही हूँ, तू घर में ही रहना और घर से बाहर मत जाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं घर में ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे ही चंपा घर से बाहर निकलती है वैसे ही टूनी भी बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो लगाना जरा। हाँ, क्यों नहीं टूनी बेटी, अभी देता हूँ। और वैसे भी आज का पानी तुम्हारे ही मतलब का है, बहुत चटपटा। गोलगप्पे वाला टूनी को चटपटे गोलगप्पे खिलाता है और टूनी बहुत ही शौक से वो गोलगप्पे खा रही होती है। ऐसे ही करते करते वो 30 गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है। उसकी सास बाजार से कुछ समोसे भी लाती है। इतने सारे चटपटे गोलगप्पे खाने के बाद भी टूनी से रहा नहीं जाता और वो उन समोसों पर भी टूट पड़ती है। पर तभी चंपा कहती है, अरे बहू, बहुत है ही, और कुछ चटपटा खाने का मन है तो बता दे, मैं मंगा देती हूँ। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया, और चटपटा मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा तो 2 समोसे में ही पेट भर गया। अच्छा जी, और चटपटा खाना नहीं खाना बहू को? नहीं माँ जी, मैं आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रही हूँ। आपने ही तो कहा था कि चटपटा कम खाया कर। अच्छा, मेरी बहू को मेरा इतना ख्याल है, इतना मेरी बहू मेरा कहना मानती है। और क्या माँ जी? तभी चंपा गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया झूठ, अब मैंने तुझे बाहर गोलगप्पे खाते हुए देखा था। अरे बहू, इतना चटपटा मत खाया कर, तेरी ही तबीयत खराब हो जाएगी एक दिन। लेकिन टूनी अपनी सास की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपनी सास की मजा करने के बावजूद चटपटा खाना नहीं खाना छोड़ती। और एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों दर्द से चिल्ला रही है, क्या हुआ तुझे? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। चंपा अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, आपकी बहू का लीवर कमजोर हो गया है, लगता है आपकी बहू चटपटा और तीखा खाना बहुत खाती है। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने, मैं इसे बहुत मना करती हूँ पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। ले सुन ले खुद डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। टूनी कहती है, डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख कर दीजिए ना, मैं आगे से कभी भी चटपटा खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी और लिवर डैमेज हो सकता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए, अब तो सब कुछ आपके हाथ में, अपना ये चटपटा खाने की आदत आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जी, मुश्किल तो है लेकिन मैं चटपटा खाना छोड़ दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। टूनी का मुंह तो उतर जाता है क्योंकि उसकी चटपटा खाने की आदत उसको बचपन से थी और उसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए उसने चटपटा खाना छोड़ दिया। टूनी सुबह सुबह अपने घर के आंगन में खड़ी तुलसी को पानी दे रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला कालू नाम का एक लड़का है। वो आता है और कहता है, अरे भाभी जी, घर पर है क्या? नहीं नहीं कालू जी, भाभी घर पर नहीं बल्कि आंगन में है। दिख नहीं रहा है क्या आपको? दिख तो रहा है वैसे भाभी जी, आज तो आप जरा कुछ ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। क्या बोले? भाभी जी, मैं कह रहा था कि आप आज बहुत खुश लग रही हैं। अरे हाँ, वो तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। ऐसे ही और वो बातें करने लगते हैं। और कुछ देर बाद जब टूनी घर के अंदर जाती है तो उसकी सास मैना उससे कहती है, क्या हुआ बहू, इतना समय कैसे लग गया? अरे वो माँ जी, हम ना तुलसी को पानी दे रहे थे तो तभी पड़ोस के कालू जी आ गए और हमसे वो बतियाने लगे। अरे उस कालू को तो कोई काम है ही नहीं, पूरे दिन निठल्लों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। कालू के बारे में बात हो ही रही थी कि तभी कालू भी वहाँ एक कटोरी हाथ में लेकर पहुँच जाता है और कहता है, लगता है हमारे ही बारे में बातें चल रही हैं। लो ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और तू ये कटोरी लेकर क्यों घूम रहा है? अरे आंटी जी, वो मेरे घर में ना चीनी खत्म हो गई है और मैं चाय बनाने ही जा रहा था तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या दुकान पर जाऊं, यहीं से कुछ चीनी मांग लेता हूं, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। तभी टूनी कहती है, हाँ हाँ सही
किया आपने कालू जी, लाइए दीजिए कटोरी, हम अभी आपको चीनी लाकर देते हैं। टूनी काली को एक कटोरी चीनी लाकर देती है और वो कहता है थैंक यू भाभी जी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मैना कहती है बहू तू ना इसे कम ही मुँह लगाया कर, मुझे ये कतई अच्छा नहीं लगता, पूरे दिन निठल्लों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अरे माँ जी सही तो है वो, हंसकर 2-4 बातें कर लेते हैं, और क्या चाहिए। अरे बहू तू यही तो नहीं जानती, तू बहुत ही मासूम है ना। कालू टूनी के हर दिन कम से कम 10 चक्कर घर में तो लगा ही दिया करता था और टूनी भी उसकी बहुत आवभगत किया करती थी। कालू जी आप बैठिए, हम आपके लिए चाय और पकौड़ियाँ बना कर लाते हैं। तब तक टूनी की सास भी वहाँ आ जाती है और कहती है नहीं बहू वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर का तेल और सिलेंडर दोनों खत्म हो गया है। और कालू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढ रही है, वैसे तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? कब तक भाभी जी घर पर हैं विभूति जी के जैसे निठल्ले घूमते रहोगे? ये बात सुनकर तो कालू दुम दुबाते हुए वहाँ से भाग जाता है और टूनी और उसकी सास हंसकर मुस्कुराने लगती हैं। सुंदरपुर नाम के गांव में टूनी अपनी माँ कोकिला के साथ रहती थी। टूनी की माँ टूनी की एक आदत से बहुत ही परेशान रहती थी। वो आदत थी उसके ना नहाने की आदत। सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि उसका नहाना शुरू हो गया। कई हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन टूनी नहीं नहाती। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कोकिला उससे कहती है टूनी सच सच बता कितने दिन हो गए हैं तुझे नहाए हुए? अरे माँ तुम भी ना क्या बात लेकर बैठ गई, नहा लूंगी ना मैं, अभी देखो ठंड कितनी पड़ रही है। इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही है और मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं तुझे नहाए हुए। पता नहीं कितनी बड़ी आलसन मेरे घर में पैदा हो गई, देख तेरे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। छी चल पानी गर्म कर दिया है मैंने, जाकर नहा ले चल। टूनी बेमन से उठती है और नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन टूनी नहाने की इतनी बड़ी चोट थी कि वो पानी खुद के ऊपर गिरती ही नहीं और जमीन पर गिरती हुई कहती है अरे मैया कितनी ठंड है, अरे कितनी ठंड लग रही है। बाहर खड़ी उसकी माँ उसकी ये आवाजें सुन रही थी और वो समझ गई कि उसकी बेटी नहाने का नाटक कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के का नाम सोनू था जो सिविल इंजीनियर था और मुंबई में काम करता था। टूनी के माँ बाप को सोनू और उसका परिवार बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देते हैं और जनवरी के महीने में 2 तारीख में उनकी शादी हो जाती है। लेकिन टूनी अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आती। अपने ससुराल में आने के बाद भी वो कई दिनों तक नहीं नहाती। फिर शादी के कुछ दिनों बाद सोनू मुंबई चला जाता है और टूनी घर पर अपनी सास के साथ रहती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है अरे ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? छी टूनी बहू ये बदबू तेरी तरफ से आ रही है। नहीं माँ जी ऐसा कैसे हो सकता है, मुझ में से बदबू क्यों आएगी? लेकिन बहू हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं, मुझे लगता है तेरे अंदर से ये बदबू आ रही है। नहीं माँ जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे अंदर से भला क्यों बदबू आएगी, मैं तो हर रोज नहाती हूँ। ठीक है बहू शायद मेरी नाक आज खराब हो गई है। लूसी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और टूनी भी अपने कमरे में जाकर अपने ऊपर परफ्यूम लगाती है और कहती है अब देखती हूँ कैसे बदबू आती है। ऐसे ही टूनी को नहाए हुए 1 महीना बीत जाता है लेकिन वो फिर भी नहीं नहाती। फिर एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है और कहती है टूनी तू ये बात बता, तू अब भी नहीं नहाती है ना, तुम बता नहाई है आज या नहीं? अरे माँ तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, मैं रोज नहाती हूँ। अच्छा अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगी है लड़की। खैर ये तो आज की कोई नई बात है नहीं, तू तो पहले से ही झूठ बोलती है। देख मुझे तेरा झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सच सच बता। तेरी शक्ल देखकर ही बता सकती हूँ तू कि कई दिनों से नहीं नहाई है और देख कितनी बदबू आ रही है तुझ में से। छी बिना नहाए रह कैसे लेती है? अरे माँ तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था। वैसे सही कहा आपने, अब आप माँ हो आपसे क्या छिपाना, मुझे नहाए हुए पूरे 1 महीना हो गया है। ये बात टूनी की सास भी सुन लेती है और वो ये बात सुनकर सीधे बेहोशी हो जाती है और टूनी को अब बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसका इतना बड़ा राज खुल गया। टूनी और चिंकू की शादी बचपन में ही तय हो गई थी, क्योंकि चिंकू की जिंदगी में हर पल मौत का कहर बना रहेगा और उससे बचने के लिए एक ही तरीका था। ऐसा पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी, वो था टूनी के साथ उसका विवाह तय होना और उनकी कुंडली का मिलना। तो उनके माँ बाप आपस में यही तय कर लेते हैं कि बड़े होकर इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी और ऐसा ही होता है। 18 साल बाद उन दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन अब जब सब देखते हैं कि टूनी का रंग तो काला है, तो टूनी की सास उससे कहती है टूनी बहू मैं नहीं जानती थी कि
तेरा रंग अभी भी इतना काला ही रहेगा। खैर शादी तो तुझसे ही होनी थी, जो हो भी गई है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि समाज तुम्हारा ये काला चेहरा देखकर हम पर हंसे। इसलिए मैं आज ये फैसला लेती हूँ कि तुम हमेशा अपना मुंह घूंघट से छिपाए रहोगी। इस पर चिंकू भी हामी भर देता है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, नहीं तो लोग तुम्हें देखकर मेरा मजाक बनाएंगे। मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, अगर घर में कोई मेहमान आता है तो तुम तब भी अपना मुंह ढके रहोगी। लेकिन माँ जी वाजी कुछ नहीं, अब तुम अपने मायके में नहीं हो बल्कि अपनी ससुराल में हो, और यहाँ तुम्हें वही नियम कायदे मानने होंगे जो मैं बनाऊंगी, समझी तुम? यहाँ की सास मैं हूँ, तुम नहीं। टूनी की सास चंपा ने फैसला ले लिया कि टूनी हमेशा अपना मुंह घूंघट से ढकी रहेगी। फिर एक दिन टूनी रात को देखती है कि चिंकू कार से उतरता है और एक लड़की उसे छोड़ने आती है। ये देखकर टूनी तुरंत समझ जाती है कि चिंकू का बाहर चक्कर चल रहा है। इन लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, पर अब बस बहुत हो गया। अब मैं ये अत्याचार और नहीं सहूंगी। मैं अपने सपने पूरे करूंगी और इस बंधन से मुक्त होंगी। अगले दिन टूनी अपना घूंघट उठाकर अपने पति सास ससुर से कहती है, मुझे ना आपके नियम कायदे मानने हैं और ना आपके घर में रहना है। मैं जा रही हूँ अपने घर। अपने सड़े गले नियम अपनी जिस बहू पर लादने हो लाद दीजिएगा, पर मैं इनका बोझ और नहीं सह सकती। आपने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। मैं तो चली अपने घर। नहीं टूनी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगी। आपने मेरे रंग के लिए मुझ पर इतना अत्याचार किया जितना कि कोई जानवर पर भी नहीं करता। अब आप रहना, अपने बेटे के लिए गोरी मैडम ले आना। टूनी घर छोड़कर निकल जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। अपने सास के लाख बुलाने पर भी नहीं आती और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। वो पढ़ाई करती है और नौकरी करती है और अपना पेट खुद पालती है। ये कहानी सुंदरवन नाम के एक गांव की है, जहां गुसलखाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस गांव की सभी औरतें नहाने के लिए नदी किनारे जाया करती थी। उसी गांव में कालू नाम की एक लड़की की टूनी से शादी हुई थी और टूनी को शादी के अगले दिन ही उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, उठ गई हो तो नहाने के लिए नदी पर चलो। ये सुनकर टूनी को बहुत शौक लगता है और वो अपनी जेठानी कल्लू से कहती है, कल्लू भाभी, यहाँ नहाने के लिए वॉशरूम या गुसलखाने की व्यवस्था नहीं है क्या? खुले में नहाने जाना पड़ेगा क्या? हाँ टूनी, क्या करे, यहाँ किसी के भी घर में गुसलखाने की व्यवस्था नहीं है। सभी औरतें नदी पर ही नहाने के लिए जाती हैं। पर तुम चिंता मत करो, जिस समय नदी पर औरतें नहाती हैं, उस समय गांव का कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाता। टूनी और उसकी जेठानी और उसकी सास लूसी सभी नदी पर नहाने जाती हैं। टूनी देखती है वहाँ पहले से कुछ औरतें नदी में नहा रही थी। ये देख टूनी को बहुत शर्म आ रही थी। माँ जी, मैं नहीं नहा सकती, किसी ने हमें देख लिया तो? नहीं, हमारी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं नहा सकती। अरे बहू, डर मत, हम भी तो हैं तेरे साथ, तू चिंता क्यों करती है? और देख कितनी सारी औरतें नहा रही हैं। टूनी क्या करती, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वो भी सभी औरतों के साथ नदी में ही नहाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और टूनी को भी लगने लगा कि सब ठीक है, नदी किनारे बस औरतें ही आती हैं। लेकिन एक दिन वो पेड़ के पीछे किसी की परछाई दिखती है और अपनी जेठानी और सास से कहती है, माँ जी, मुझे लग रहा है कि कोई हमें छुप छुप कर देख रहा है। अरे नहीं बहू, किसकी इतनी मजाल कि कोई नदी किनारे आ जाए। तुम्हारे शशिर जी को तुम जानती नहीं हो, वो इस गांव के मुखिया हैं। ठीक है माँ जी, शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। अगले दिन फिर टूनी को वैसा ही महसूस होता है कि कोई ना कोई जरूर है, लेकिन जब वो अपनी सास को बताती है तो वो कहती है कि ये उसका वहम होगा। ऐसे ही एक दिन जब टूनी और उसकी जेठानी कल्लू नहाकर घर की ओर जा रहे थे, तब वो बदमाश उनके रास्ते में खड़े होकर उनसे कहते हैं, और मुखिया की बहुओं, कहाँ जा रही हो? अपनी फोटो तो देखती जाओ। कल्लू कहती है, कौन सी फोटो और कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते। मेरा नाम कल्लू है और मैं जहाँ का भी हूँ, पर यहाँ का तो नहीं हूँ। मतलब की बात ये है कि मेरे पास तुम्हारे नहाते हुए फोटो हैं, जिसको मैं पूरे गांव वालों को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। इज्जतदार घर की बहू हो तुम, तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो तो मैं ये फोटो तुम्हें दे दूंगा, और नहीं दिए तो तुम जानती ही हो। टूनी और उसकी जेठानी कल्लू डर जाते हैं और डरते हुए घर आ जाते हैं। टूनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जेठानी से कहा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, अब वही उनका हिसाब करेंगे। नहीं टूनी, ऐसा मत करना, नहीं तो वो हमारी फोटो सब गांव वालों को दिखा देंगे। तो भाभी, आपको क्या लगता है कि पैसे लेकर वो चुपचाप चले जाएंगे? नहीं भाभी जी, वो हमें और परेशान करेंगे और इन लोगों को कैसे चुप करवाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। टूनी सीधा पुलिस के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर टूनी के साथ जाकर उन बदमाशों को पकड़ लेती है और उनको जेल में डाल देती है। वहीं ये बात
जब मुखिया को पता चलती है तो मुखिया ये फैसला लेता है कि अब गांव के सभी घरों में एक एक गुसलखाना जरूर होगा और कोई भी औरत नदी किनारे नहाने नहीं जाएगी। और ये फैसला सभी औरतों को भी बहुत खुशी देता है।